सुनील भाई ये बताइए कि बिहार में पिछली बार एनडीए जो बीजेपी लड़ा था तो 40 में 39 सीटें ले गया था, 17 16 6। और इस बार लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये दूर की कौड़ी नहीं है, लोग वैसे नहीं कि वो उल्टा भी हो सकता है, इस बार इंडिया अलायंस 39 सीट पे आ सकता है। ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सपना नहीं है। जो नवेद शिको साहब कह रहे हैं कि 4 से 40, आपको ये सपना लगता है या ये ड्यूएबल है कि अगर अगर थोड़ी देर के लिए थ्योरेटिकली बीएसपी सपा और कांग्रेस एक जगह आ जाती हैं और ठीक से अलायंस हो जाता है तो 4 से 40 का रास्ता हो सकता है कि नहीं? और एक मेरा प्रश्न का जरा आप भी समझाइए, 11 दिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मेरे लिए भी एक एकदम से ये था कि 11 दिन उनके फोकस में है। टोटल 66 दिन की यात्रा है, 11 दिन मतलब करीब 16% टाइम वो उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। जबकि बंगाल में बहुत कम टाइम दे रहे हैं, बिहार में बहुत कम टाइम दे रहे हैं। वो छोड़ दिए हैं उन्होंने गठबंधन के साथियों के ऊपर कि तुम लोग देखो। इस पे सुनील जी जरा आपसे समझिए। धन्यवाद आनंद जी। अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, वामपंथी अगर एक साथ आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो 4 को 40 बदलने में सुविधा नहीं होगी। इन सभी दलों के पास संगठन में प्रतिबद्ध मतदाता है, इनके पास कैडर है और कांग्रेस के पास नैरेटिव है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो कांग्रेस ने किया है। आज जो ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस को, बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका कांग्रेस की है। 2019 के बाद अगर इस सरकार के खिलाफ कोई एक लंबे समय तक एक राजनीतिक गतिविधि आयोजित की गई तो कांग्रेस ने किया, और वो थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें वो लोगों के बीच में गए, लोगों के साथ में संवाद कायम किया, सरकार के खिलाफ जो बातें थी उन्होंने कहने की कोशिश की, और विपक्ष की विश्वसनीयता जो खत्म करने का प्रयास सत्तारूढ़ दल ने बड़े संस्थागत तरीके से किया, उसको उन्होंने कायम किया। तो और आज ये बात जो अपराजीय बीजेपी की बात थी, ये तमाम लोग डिस्कस करने लगे हैं कि बीजेपी को हराया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने हराया भी। कर्नाटक में हराया जहां से सत्ता छीन चुकी थी कांग्रेस से बीजेपी। तेलंगाना में हराया जहां पे कभी कांग्रेस जीती नहीं थी, मतलब आंध्र प्रदेश का जो विभाजन भी नहीं हुआ था। तो इस तेलंगाना के एरिया में क्षेत्र में 119 सीटों पर कांग्रेस की इतनी ताकत कभी नहीं, उस समय भी नहीं थी। लेकिन आज वह उस सत्ता बनाई और बीजेपी को बीआरएस का विकल्प नहीं बनने दिया। तो कांग्रेस ने एक माहौल बना, हिमाचल में भी उसने एक ताकत दिखाई। और भले वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हार गई हो, लेकिन 40% मतदाता उसके साथ खड़े रहे। और अगर इंडिया दल समूह, मतलब ये जो काम आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ में किया, अगर वो न किया होता बल्कि मिलकर चुनाव लड़ते, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की भी कमी थी, तो मुझे लगता है कि स्थितियां और अलग अलग तरह की होती। तो गोया कि आज जो माहौल बन रहा है उसमें कांग्रेस की भूमिका है। निश्चित रूप से उसके पास संगठन नहीं है, निश्चित रूप से उसके पास कार्यकर्ता नहीं है जो चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक होते हैं। चुनाव आप केवल नैरेटिव से नहीं लड़ सकते, आपके पास एक संगठन भी चाहिए जो चुनाव की व्यवस्था को संचालित कर ले। लेकिन वह संगठन समाजवादी पार्टी के पास है। लेकिन मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के साथ न जाते हुए ऐसे दलों के साथ भी नहीं जाना चाहता जो किन्हीं स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दे सकते हैं, उन्होंने पिछले नगर पालिकाओं के चुनाव में, नगर निगमों के चुनाव में 5 नगर निगमों में नियरेस्ट राइवल रखा कांग्रेस को, जहां पे कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई झंडा बनर लगाने वाला नहीं है। लेकिन वहां ये 5 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस रही। उन नगर निगमों में से इलाहाबाद नगर निगम भी शामिल है। करीबन 5 ही नगर निगम ऐसे हैं जहां तीसरे नंबर पर रही हो। नगर पालिकाओं में भी स्थिति हुई थी। तो अगर आप इस करेंगे तो एक बड़ा वर्ग निकला है जो कांग्रेस को वोट देना चाहता है। सवाल ये इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिबद्ध मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ है, प्रतिबद्ध मतदाता बहुजन समाज पार्टी के पास है। इसमें बहुजन समाज पार्टी के साथ जो मतदाता है, वह उस मतदाता को बहन जी के पास इतनी ताकत है कि वह कहीं भी उनको लेके जा सकती है। वह उनके ऊपर एक अलग एक ऑरा है उनका, जिससे लोग प्रभावित होते हैं और उनकी अपील का लोगों के ऊपर असर भी पड़ता है। तो बहुजन समाज पार्टी ये भी कर सकती है। लेकिन ये भी तथ्य है
कि पिछले 2019 के चुनाव में लगभग 50% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 50% से अधिक मत पाकर के जीती है। ये भी एक तथ्य है। लेकिन ये भी उसमें ये सही है कि 2019 का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं था। वह पुलवामा बालाकोट के परिप्रेक्ष्य पृष्ठभूमि में चुनाव हुआ था। एक सामान्य राजनीतिक चुनाव नहीं था। इसलिए यह स्वीकार कर लेना कि जो 50% का वोट था वो बीजेपी के लिए ही था, यह थोड़ी सी बहुत ही तार्किक समझ नहीं होगी। एक अलग परिवेश था, उस परिवेश में लोगों ने वोट दिया। आज सरकार के खिलाफ एक माहौल है और लोग सरकार के कामकाज का मूल्यांकन भी कर रहे हैं। मेरा अपना मानना यह है कि अगर बहन जी इस गठबंधन में नहीं आती तब भी भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है, लेकिन उस तरीके से नहीं रोका जा सकता जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। अगर आप ये चाह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले बार 62 सीटें जीती थी वो घट करके 20 सीटें आ जाए, 30 सीटें हो जाए, तो इसके लिए तो फिर तीनों लोगों को, ये जो दोनों प्रमुख दल हैं, मतलब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनको आना ही होगा और राष्ट्रीय लोकदल को भी उसमें रखना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिलता रहा है 2012 के दंगे के बाद, वहां के सामाजिक स्थितियों में जबरदस्त परिवर्तन लाया है। उनके जो अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं पूरे जिलों में, उनमें जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा था, उसको रोकने का में काफी हद तक उनको सफलता मिली और यह दिखाई भी पड़ा। या अगर आप खतौली विधानसभा के उपचुनाव को ध्यान में रखिए तो उस चुनाव में दिखाई ही पड़ा कि वो जाट, गुजर, अल्पसंख्यक, दलित अलग अलग हो गए थे। जो एक सामाजिक समीकरण चौधरी चरण सिंह ने उस इलाके में डेवलप किया था, जिसको 2012 के दंगों के कारण छिन्न भिन्न हो गया था वो, और बड़े पैमाने पर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे। उस तमाम समीकरणों को पुनः बहाल करने में राष्ट्रीय लोकदल को काफी सफलता मिली है और राष्ट्रीय लोकदल की राजनीतिक सफलता वो आज उत्तर प्रदेश में पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती है। अन्य इलाकों में भी लोग भारतीय जनता पार्टी से एक तरह के लोगों के मन में नाराजगी है। यह इसका प्रमाण यह है कि जो नगर निगमों के उपचुनाव हुए, जिसमें लखनऊ नगर निगम भी शामिल है, उन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सब जगह हार गई। आमतौर पर नगर निगमों के चुनाव में या नगर पंचायतों के चुनाव में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ लोग वोट नहीं करते। एक समान बात, एक धारणा होती है कि सत्तारूढ़ दल के अगर आप मतदान करते हैं, उनका प्रतिनिधि चुनते हैं या उनके लोगों को जिताते हैं, तो उसमें आपको फायदा होता है और सरकार से सहायता मिलती है, एक सहयोग मिलता है। बावजूद इसके लखनऊ जैसे नगर निगम के उपचुनाव में लोगों ने पंचायतों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने हरा दिया। आज अगर आपने जो ये बात कही कि राहुल गांधी 11 दिन क्यों दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश 2024 के लोकसभा के चुनाव के हिसाब से एक महत्वपूर्ण स्थान है और जिन 9 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी अपने जीती हुई सीटों का 40-45% सीटें जीत करके लाती है, उसमें उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप ये देखिए तो अब ये भारतीय जनता पार्टी की सीटें कहां से है? आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। इसके अलावा तो कई जगह कहीं से नहीं है। पूरे साउथ से आप खारिज हैं और नॉर्थ ईस्ट से भी आपकी वो स्थिति नहीं है, अगर असम को आप माइनस कर दीजिए तो यह जो बेल्ट है, इसी बेल्ट में आपका सर्वाधिक असर है। इसमें उत्तर प्रदेश एक ऐसा है जहां पे 80 सीटें आती, हाँ, उत्तराखंड को भी आप शामिल कर लीजिए। तो आप उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा की उपस्थिति का सीधा लाभ इंडिया दल समूह को है, क्योंकि 2024 में तत्काल कोई लाभ सांगठनिक तौर पर कांग्रेस को नहीं मिलने जा रहा, क्योंकि कांग्रेस उस लाभ को या उस राजनीतिक परिवेश का, उस राजनीतिक माहौल का फायदा लेने की स्थिति में नहीं है। उसके पास वो नेटवर्क ही नहीं है, उसके पास वो झोला ही नहीं है जहां पे इस राजनीतिक फसल को काट के रख सके, संभव ही नहीं उसके लिए। तो यह पूरा का पूरा इंडिया दल समूह को मिलाना है। और अगर तमाम भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक चुनाव प्रचार के बावजूद, एक आक्रामक राजनीति करने के बावजूद, अगर बहुजन समाज पार्टी 13% मतदान अपने आप को बचाए रखती है, हालांकि उसके 22% और 23% में से 10% की कटौती होगी, जो अल्पसंख्यक मतदाता उनको छोड़ के चला गया और ढंग से छोड़ के चला गया, लेकिन बावजूद इसके भी 13% और 13% मतदान छोटा मोटा मतदान नहीं होता। यह वो मतदाता कोर वोटर है बीएसपी का, जो बीएसपी को छोड़ जाने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप बीएसपी को साथ नहीं रखते तो यह जो 13% मतदान है उसका नुकसान होता है। और
दूसरी चीज की जो एक के खिलाफ एक का जो आप परिकल्पना करता है इंडिया दल समूह, वो सफल नहीं होने पाएगा। वह उसमें हर जगह 80 सीटों पर अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसका नुकसान होगा इंडिया दल समूह को, क्योंकि इंडिया दल वो जो मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का मतदाता बीएसपी के साथ नहीं जाएगा, लेकिन बीएसपी का जो मतदाता है वो इंडिया दल समूह के साथ नहीं जाएगा, और वह स्वाभाविक मतदाता वो इंडिया दल समूह का है, वो कांग्रेस का है, और उसे वोट दिया। इसकी मतलब ये कल्पना के आधार पर नहीं कर सकते आप। घोसी में भी जो बीएसपी का मतदाता है उसने इंडिया दल समूह के उम्मीदवार को वोट दिया है, वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया। खतौली में भी तो दलित मतदाता है उसने इंडिया दल समूह यानी कि आरएलडी के उम्मीदवार को मतदान किया है। मैनपुरी लोकसभा सीट में भी दलित मतदाता इंडिया दल समूह यानी कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मतदान किया है। आजमगढ़ और रामपुर में जो समाजवादी पार्टी का प्रतिबद्ध मतदाता था वो निकला ही नहीं कि आप जीतिए चाहे हारिए, वो मतदान करने के लिए संघर्ष नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का मतदाता निकला, उसने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। और आजमगढ़ में जो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार था जमाली साहब, वो अपना वोट लेके चले गए, समाजवादी पार्टी वहां हार गई। तो आप ये कह सकते हैं कि दलित मतदाता उन स्थानों पर जहां पे बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार नहीं है, वहां वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहा, वो चला जा रहा है इंडिया दल समूह के साथ, कांग्रेस के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। तो अगर आप बहुजन समाज पार्टी इंडिया दल समूह में आती हैं तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत बनती है। और मायावती जी के आने का लाभ केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, इनका लाभ आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, इनका लाभ आपको राजस्थान में मिलेगा, इनका लाभ आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, जहां पे बहुजन समाज पार्टी का समर्थक, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या उनकी, लेकिन 0.5 से लेकर के 3% तक मतदाता उनका है। और सबसे बड़ी चीज एक नैरेटिव बनता है उनकी उपस्थिति से। तीसरी बात एक जो आपने कहा कि जो अल्पसंख्यक मतदाता है वह एनडीए में रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी के साथ है और मायावती जी के साथ है, ये अब नहीं है। अल्पसंख्यक मतदाता मायावती जी के साथ इस समय नहीं है। मायावती जी के द्वारा जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करती हुई दिखी, उससे उनका मतदाता छोड़ के उनको चला गया, अब उनके साथ खड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है। और नीतीश कुमार जी के साथ अल्पसंख्यक मतदाता नहीं है, वो आरएलडी के साथ, आरजेडी के साथ है, आरजेडी के साथ प्रतिबद्ध मतदाता है उनका। वह आज अल्पसंख्यक मतदाता वह किसी उस पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी समय जा सकती है। यहां तक कि टीएमसी के साथ यह संकट खड़ा हो गया है। अगर आप मुर्शिदाबाद का उपचुनाव का ध्यान रखिए तो मुर्शिदाबाद का उपचुनाव टीएमसी हार गई और कांग्रेस वहां जीत गई, जबकि टीएमसी जब से सत्ता में है पश्चिम बंगाल में कोई चुनाव नहीं आ रही है। और वो मुर्शिदाबाद इलाका है जहां 60 से 65% तक जो मतदाता है वो अल्पसंख्यक है। अब आप देवेगौड़ा पार्टी छोड़ के चला गया अल्पसंख्यक। अगर आप जनता दल एस का ध्यान रखिए, जनता दल एस का जो मतदान का प्रतिशत गिरा और ओल्ड मैसूरी इलाके में उनकी पार्टी हारी कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में, उसका सबसे बड़ा कारण था कि अल्पसंख्यक और उनके जो कोर वोटर रहा है वो छोड़ के चला गया उनका साथ, क्योंकि उनको लग रहा था कि बीजेपी का साथ दे देंगे। गोया कि बीजेपी के खिलाफ जो भी मतदाता है वो किसी जाति बिरादरी समूह वर्ग का व्यक्ति हो, वह उस किसी भी दल के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है जो किसी भी उसको आशंका है कि यह भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर सकती है या आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद कर सकती है पार्टी। यही स्थिति आज बहुजन समाज पार्टी के साथ भी एक विकल्प खुला हुआ है। निश्चित रूप से वह अकेले चुनाव लड़ेंगी तो एक सीट भी नहीं जीतेंगी, जैसा 2014 में हुआ। मिलकर लड़ेंगी तो 10 सीटें उन्होंने 2019 में जीता, बड़ा संगठन होगा और उनको फायदा होगा। इसमें शर्त रखने की स्थिति कुछ किसी के पास नहीं है। आपको केवल ये सोचना, आपके पास जो आपने जो लोगों के सामने रखे हैं सवाल रखे हैं कि क्या लोकतंत्र को बचाना है, तो फिर आपको सीट्स की संख्या जो है उसको लेकर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, फिर आम आदमी आपसे निराश होगा। अगर आप ये कहते हैं कि संविधान को बचाना है तो फिर हमारी कम सीटें, हमारी ज्यादा सीटें, हमारी ये शर्तें, हमारी वो शर्तें अगर आप करते हैं तो फिर जो बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, वो नैरेटिव बन नहीं पाएगा। और जो इंडिया दल समूह के खिलाफ के लोग हैं वो यही बताना चाहते हैं कि इनमें मतभेद है, इनमें विश्वास नहीं है, ये एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, ये बीजेपी से लड़ने की स्थिति में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटें जीत जाएगी। मेरा अपना मानना है कि 400 से अधिक सीटें वह कोई भी राजनीतिक दल नहीं जीत सकता जो सभी राज्यों में चुनाव न जीते। इस देश के सभी राज्यों में जो चुनाव में जीत दर्ज करेगा उसी को 400 से अधिक सीटें मिल सकती हैं।
और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ संभव नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा साउथ उसके साथ नहीं है। जी तो जी आपको जी केवल ये नैरेटिव नहीं बनने देनी होगी कि इंडिया दल समूह में किसी तरह का मतभेद है। सुनील भाई, लास्ट रिवर्स ऑर्डर में अब एक आध मिनट में वही बात, राहुल गांधी का 14 तारीख से रोड शो कैंपेन 12 घंटे रोज का शुरू हो जाएगा, अनवरत 66 दिन तक। उसमें से दूसरा वो बात कि भाई 11 दिन इंडिया गठबंधन के, अरे आधा टाइम 33 दिन इंडिया गठबंधन के राज्यों को, 33 दिन कांग्रेस जहां डायरेक्ट लड़ेगी। इस पे एक छोटी टिप्पणी, बहुत छोटी। नहीं, ये तो तथ्य है ना कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल माहौल बनाने के का जो योगदान है वो राहुल गांधी का है। और राहुल गांधी ने केवल अपने आप को सीमित नहीं रखा, अपने के केवल वह कांग्रेस तक सीमित रखेंगे और अन्य दलों के साथ शामिल नहीं होंगे। ये तो इंडिया दल समूह के अन्य दल, जैसे उनकी जो उत्तर प्रदेश से जो भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, उसमें अखिलेश जी कहाँ गए? शामिल तक नहीं हुए। राष्ट्रीय लोक दल के नेता उस समय जयंत चौधरी थे नहीं यहाँ, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा। मायावती जी कहाँ दिखाई पड़े? क्या उनके कार्यकर्ता भी नहीं दिखाई पड़े? लेकिन राहुल, अब डीएमके के लोग वहां, डीएमके के नेता ने उनकी शुरुआत की। महाराष्ट्र में एनसीपी के लोग उसमें शामिल हुए, तो सुप्रिया सुले गई, शिवसेना के नेता उसमें शामिल हुए। नहीं, आदित्य ठाकरे गए, संजय राउत जम्मू गए। तमाम नेता जम्मू कश्मीर की उनकी यात्रा में शामिल हुए, लेकिन अखिलेश जी उसमें शामिल नहीं हुए, न तो वो कह के भी नहीं गए। वो सवाल है ना कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वह इंडिया दल समूह के लिए है, इसमें और इंडिया दल समूह के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता दिखती है। आप जहां भी कांग्रेस का गठबंधन है, चाहे आप डीएमके के साथ तमिलनाडु में हो, चाहे बिहार में हो 9 राज्यों दलों के साथ, चाहे झारखंड में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, कांग्रेस ने अपने गठबंधन में कभी हिच नहीं पैदा होने दी। कभी इस तरह का नहीं कहा कि हमारी जो हैसियत है उसे बाहर अपमान कर रहे हैं। और आज भी सीटों के बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश में क्यों बात छिड़ी हुई है? क्योंकि ये तो तथ्य है ना कि अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी अगर अलग अलग सब मिलकर चुनाव लड़े, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। सबका वोट प्रतिशत गिर जाएगा और एक सीट नहीं मिलेगी, और बीजेपी बम पर चुनाव जीत के निकलेगी। ये तथ्य है। आप सबकी मजबूरी है, यह बल्कि कहीं राजनीतिक जरूरत है कि आप एक साथ मिलकर के चुनाव लड़िए। यह संभव है कि बिहार में अगर जेडीयू अलग लड़े, आरजेडी अलग लड़े, तभी वो कुछ सीटें जीत के चले आएंगे बीजेपी से लड़कर। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में तो खुल्लम खुल्ला या तो लोग बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ है, और जो बीजेपी के खिलाफ है वो कांग्रेस के साथ है। तो आपको मिलेगा कहां से? आप सीट कहां से लेके चले आएंगे? तो इस मैंने स्थिति है कि मैं सर जी से केवल एक मेरा एक कहना है कि आज एक एक सीट के लिए मारामारी है, एक एक वोट की मारामारी है। ऐसा नहीं है कि कोई बयार बह रही हो बीजेपी के खिलाफ या कोई बयार बह रही हो पोस्ट प्रो इंडिया दल समूह। आपको एक नैरेटिव बना करके लोगों को अपने साथ जोड़ना है। मतदाता दो तरह का, या तो बीजेपी के साथ है या बीजेपी के खिलाफ। अगर आप बीजेपी के खिलाफ मतदाताओं को अपने साथ लाना चाहते हैं तो बीजेपी के खिलाफ जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको एक साथ आना चाहिए। अगर यह कंफर्टेबल होगा आपके मतदाताओं के लिए भी। मतदाता तो टच कर चुका है। मतदाता तो अब तक का जो, अगर आप इधर हाल के साल 2 साल में जो चुनाव हुए हैं आप उसमें देख सकते हैं कि या तो बीजेपी के साथ गया है या बीजेपी के खिलाफ गया है। जब बीजेपी के खिलाफ गया है तो उस दल या उस दल समूह के साथ गया है जिसको लगता है कि वाकई बीजेपी से लड़ रहे हैं। आपके दूरी बनाने से नहीं काम चलता। 2022 के चुनाव में मायावती जी का हश्र क्यों हो गया? मायावती जी ने कोई पोस्टर थोड़ा छापा है कि आप सभी लोग बीजेपी को वोट दें या कोई उनके साथ रैली में शामिल हो रही है। उनकी गतिविधियां इस तरह की रही जिससे लगने लगा कि बीजेपी से इनको मदद मिल रही है। बीआरएस ने कोई उनके साथ समर्थन थोड़ा करने गया था, लेकिन जितने भी कंट्रोवर्शियल बिल थे संसद में जिसका अपोजिशन विरोध कर रहा था, बीआरएस समर्थन कर रही थी। बीआरएस उस दल समूह का विरोध कर रही थी जो सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ कर रही थी, तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास कर रही थी। तेलंगाना में यह मैसेज गया कि यह बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बीजेपी के पार्ट है। और कांग्रेस ने अपने आप को इस नैरेटिव को और आगे बढ़ा दिया, तो आप खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति यही है। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से एंटी बीजेपी के मुख्य चेहरे के रूप में कांग्रेस है। संगठन भले ना हो लेकिन कांग्रेस है। ऑलरेडी लड़ती चली दिखाई दे रही है। पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, सवाल नहीं पैदा होता।
आप कह रहे हैं खाली कांग्रेस है। हाँ। नहीं शरद जी, लेकिन शरद जी आप देखिए कि जो समाजवादी पार्टी का मतदाता था वह क्या जूझता हुआ दिखाई पड़ा आजमगढ़ में? वो जूझता हुआ दिखाई पड़ा रामपुर में? नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद जो आक्रामकता उसको दिखाई देनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। वो बिल्कुल नहीं दिखी, वो तो सही बात है, लेकिन फिर भी वोट तो है ना उनके पास, और वर्कर भी है। दोनों चुनाव तो आप लड़ सकते हैं केवल समाजवादी पार्टी के बूते। इंडिया दल समूह चुनाव लड़ सकता है उत्तर प्रदेश में, वह समाजवादी पार्टी का ही संगठन है, उनका ही कार्यकर्ता है, उनकी ही साइकिल है, उनका ही झोला है, उन्हीं का तख्ता है। क्या पोलिंग बूथ पर आपका झंडा बना लग पाएगा? बाकी किसी के पास ताकत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के पास भी स्थिति इतनी मजबूत स्थिति नहीं है, समाजवादी पार्टी के पास है, अपने इलाके में आरएलडी के पास भी, लेकिन पैन उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के पास है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है बीजेपी के खिलाफ तो इसका मतदान प्रतिशत बुरी तरह से गिरेगा। नहीं, वो तो स्थिति आ नहीं रही है, साफ हो जाएगी। तो मेरा अपना मानना है कि भले नुकसान होता हो, मैं व्यक्तिगत तौर पर दो दलों को इंडिया दल समूह का सबसे अविश्वसनीय सहयोगी मानता हूं। पहला आम आदमी पार्टी और दूसरी बहुजन समाज पार्टी। बिल्कुल सही। बावजूद इसके मेरा मानना यह है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एक प्रभावशाली नैरेटिव बनाना चाहते हैं तो इन दलों को भी अगर आप अपने साथ लेके चलते हैं तो एक अच्छा पॉलिटिकल नैरेटिव बनेगा। जी।